ओके बेटा, देखिएगा हमारा जो 12th का सिलेबस है वो डिवाइडेड है दो सेक्शंस में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में दो बुक्स हमें पढ़नी है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और एक वॉल्यूम 3 पढ़ना है हमें, जो कि सेक्शन बी का पार्ट होगा। वॉल्यूम 1 में आपको एनपीओ और पार्टनरशिप अकाउंट, इस बुक का नाम क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट। मतलब इस बुक में हम लोग दो एंटिटीज की अकाउंटिंग सीखेंगे, एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट की। नेक्स्ट इज कंपनी अकाउंट। जो नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम 2 हो रहने वाला है इसका, वो रहेगा कंपनी अकाउंट्स का। इसमें हम लोग कंपनीज की अकाउंटिंग सीखेंगे कि कंपनीज अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है। ओके, इसका जो वेटेज रहने वाला है बेटा, ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे, कितने कितने चैप्टर्स है। वॉल्यूम 3 जो है बेटा, इस वॉल्यूम 3 का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक सेकेंड, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बस ऑफ कंपनी। हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना इस बुक में सीखेंगे। ये भी 20 मार्क्स की बुक है। ठीक है, देखिए फर्स्ट डे पे हम लोग क्यों इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो अकाउंट्स है उसमें हमें कैसे स्कोर कर रहा है, क्या हमें स्ट्रेटेजी रखनी है, और कितने कितने ड्यूरेशन में हम लोगों को हमारा जो बुक्स है वो उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं जो आपको करवाऊंगा 40 मार्क्स का ये जो बुक है, इसका लगभग ड्यूरेशन रहने वाला है 5 to 6 मंथ। ठीक है, लगभग 5 साढ़े 5 महीने, लगभग मैं इसको 6 महीने में काउंट कर लेता हूँ। इस 20 मार्क्स का जो रहना है वेटेज, वो लगभग 2 मंथ रहना है, लगभग 2 महीने बैठ जाता है, 1.5 से 2 महीने बैठ जाता है। और ये भी 2 महीने लग ही जाता है, लेकिन 2 से आप मान के चलो इसमें समटाइम्स 3 मंथ भी लग जाता है। तो अगर आप 3 मंथ ऐसे काउंट करोगे तो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन आप डेफिनेटली सिर्फ 2 मंथ में कंप्लीट कर लोगे। दोनों मिला करके 4 से 5 मंथ का सिलेबस बनता है, 4 to 5 मंथ। ठीक है, तो आप इसे 2 मंथ ही रहने दीजिए, 2 मंथ में हो जाती है वैसे तो बुक। अब आप लोग ये देखेंगे कि सर हम लोगों ने तो जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे आप कहोगे कि सर 5 to 6 मंथ में हम लोग पहले इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, फिर इस वॉल्यूम को, फिर इसको करेंगे, तो ऐसे तो हमारे 9 से 10 महीने हो जाएंगे। तो बेटा देखिए, एक चीज को ध्यान रखना आप अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको भी मेरे साथ, है ना। आपको 12 मंथ दिए जाते हैं पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो बेटा हम डेली आपके केवल 45 मिनट to 1 आवर लेने वाले हैं, मतलब 1 घंटे तक का हम लोग क्लास लेंगे। अब 1 घंटे की क्लास में आपको डेली अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सेम हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी उसे घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखोगे डेली 45 मिनट to 1 आवर प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे आने लगा है। इनिशियली जो भी चैप्टर होंगे वो सब आपके लिए न्यू होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको आज अगर कोई चैप्टर स्टार्ट भी कर रहा हूँ ना, तो वो भी आपके लिए न्यू होने वाला है, तो आपको उसमें भी टेंशन नहीं लेनी बेटा। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वो इनिशियली टिपिकल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें नहीं पता होती, तो वो टर्मिनोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टर्म्स आएंगी वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक बार का 12th अकाउंट्स का जो रहने वाला है वो पूरा सीन रहने वाला है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात और बताऊं, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए 60 मार्क्स का होगा आपका, और ये आपका 20 मार्क्स का होगा। अब आपको इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आपका वाइवा होगा कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अब इस 20 मार्क्स में भी आपको 12 मार्क्स अपने ही सिलेबस से लेके आएंगे। मतलब इस बुक में से दो चैप्टर होंगे जिनके बेसिस पे 12 मार्क्स आएंगे, वो कंफर्म होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस के टाइप भी मैं बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बैठते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, बट आपको मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपका वाइवा कब होगा? लगभग 10 और 11 मंथ में, मतलब जब तक हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले होंगे, दैट टाइम उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में आपका वाइवा होगा। तो ऑलमोस्ट ये बुक हम लास्ट में इसलिए लेके चलते हैं बिकॉज रिसेंटली आपने पढ़ी भी होगी और आपको वाइवा देने में इजी गोइंग होगा। और 8 मार्क्स और कैसे होंगे? ये तो रिटर्न पेपर होगा वाइवा का, रिटर्न। ठीक है, और इसके अलावा 4 मार्क्स आपका फाइल का होगा बेटा, जो आप फाइल बनाएंगे। और प्लस 4 मार्क्स जो होंगे बेटा आपके, ये फाइल के अलावा ये आपका अभी तक का जो भी इवैल्यूएशन हुआ है ना, उस बेसिस पे होगा। हालांकि इसको हम लोग इवैल्यूएशन की जगह ऑरल लिख दें तो ज्यादा बढ़िया है। ऑरल एक आपके जो है वो आएंगे, एक्सटर्नल आएंगे, वो आपसे क्या लेंगे? आपसे 2
चार क्वेश्चंस पूछ लेंगे, वो क्वेश्चंस भी हम लोग आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुन लेना, अब जो इस साल से जो रूल हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से जो रूल हुआ है, 60 + 20 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स का जो रिटर्न पेपर होता है बेटा, इसमें 25% जो वेटेज है वो 25% वेटेज एमसीक्यूज का रखा गया है। आसान भाषा में, इस सेक्शन ए में से लगभग 13 एमसीक्यूज आते हैं। कितने आते हैं? 13 एमसीक्यूज, और 7 एमसीक्यूज लगभग यहां से बैठते हैं। मतलब 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, जो मैंने वर्ड लिखा ना एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मींस फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, आपके पास चॉइस भी हो सकती है। एक्चुअली मैंने एमसीक्यू पे आपको लिखा है, एमसीक्यू का मतलब आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे, आपको वन लीनियर क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो आप समझ जाना, मेरा एमसीक्यू लिखने का मतलब है वन लीनियर क्वेश्चन, या तो वन लाइन वाले क्वेश्चन होंगे, या एमसीक्यू होंगे, या ट्रू फॉल्स होंगे, या फिल इन द ब्लैंक होंगे, ठीक है। तो एक बार आप चाहो तो इसका एसेस ले लें बच्चा। चलिए, ले लिया होगा, आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब एक छोटी सी बात और जो रह गई, इस वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर्स होने वाले हैं बेटा? इसके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 1 to 7 चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या था कि लास्ट ईयर अभी बुक को चेंज किया है, बुक के कुछ चैप्टर्स को स्प्लिट किया इन लोगों ने, एक चैप्टर को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये 1 to 7 चैप्टर होगा। एग्जैक्टली अगर आप मेरे से पूछो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर ही केवल 4 है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट अभी हम लोग जो है वो टीएस ग्रेवाल को पढ़ रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग इसने उसको 7 चैप्टर्स में स्प्लिट किया। ओके, बात भी करेंगे इसकी। इसमें जो चैप्टर्स होने वाले हैं वो 1 to 5, मतलब 1 to 5 नहीं, आप 7 के बाद 8 to 10, 8 to 10 चैप्टर्स, 8 नंबर का चैप्टर, 9 और 10, तीन चैप्टर्स यहाँ होने वाले हैं। और इसमें 1 to 5, एक्चुअली 1 to 10 इसे पूरे एक सेक्शन में रखा है, इसीलिए सेक्शन ए नाम दिया है इसे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को। इसीलिए इसके चैप्टर भी कंटिन्यूअस है, और उसके चैप्टर 1 to 5 डिफरेंट है। तो कहने का मतलब टोटल हमें 15 चैप्टर्स रीड करने हैं, अच्छे से 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और लगभग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 1500 के आसपास क्वेश्चंस होने, दोनों तीनों बुक्स में मिला करके, जिसमें मैं सिर्फ बैक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, आप देखोगे तो शायद इलस्ट्रेशन भी शायद इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि 1500 के आसपास क्वेश्चंस बैठेंगे हाँ इलस्ट्रेशंस इंक्लूड करके। तो एक बार जो है वो मैं ये जितना भी मैंने आपके सामने अभी लिखा है इसे मैं हटा देता हूँ अब, और अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे। ओके बच्चा, आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो क्या करते रहेंगे, एसेस लेते रहेंगे। जितने एसेस आपको अच्छे से ले पाएंगे आप लोग, उतना आप लोगों को डेली मुझे शो भी करना होगा, भाई पीडीएफ बना करके मुझे आपको सेंड करना होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट चैप्टर, पार्ट 1 जो है, जो सेक्शन 1 है, उसकी वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर। ये जो मैं चैप्टर वाइज वेटेज है, ये जैसे जैसे मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा बेटा। चैप्टर 1, इसका नाम है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसका जो वेटेज है, ये वेटेज 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स कैसे होंगे मैं आपको ये आज ही बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में 10 मार्क्स स्प्लिट होते हैं। बेटा इस चैप्टर में से दो पॉसिबिलिटी है, वन, एक तो 6 मार्क का क्वेश्चन होगा, कन्फर्म कन्फर्म, वन क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क तो इक्वल्स टू 6 मार्क्स का हो गया, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये हो गया 4 मार्क्स। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है 10 मार्क्स की। अच्छा एक बात बताओ कि हम आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्यों बता रहे हैं कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं और कितने मार्क्स का चैप्टर होने वाला है। बेटा इससे ये डिफाइन होता है कि हमें उस चैप्टर पे कितना कंसंट्रेट करना है। अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी चैप्टर का वेटेज 1 या 2 मार्क्स है तो हम उसे फटाफट से एक बार स्कैन करके भी निकाल सकते हैं। आप लोग जब अपना रिवीजन करेंगे दैट टाइम, अगर ये बात आप आज आपको पता होगी तो आप उस चैप्टर पे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस 12th क्लास में आपकी जो मैक्सिमम वेटेज है किसी एक चैप्टर का, वो 12 मार्क्स से ज्यादा नहीं है। मतलब 12 मार्क्स तक वेटेज आपको मिलेगा एक चैप्टर में, तो ये 10 मार्क्स आप सोचो कितना मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। अगर मैं 80 में से काउंट करूं
तो लगभग आप मान के चलो 10 और 12%, मतलब लगभग 12.5% का वेटेज हमारी पूरी, जो हमारे 100% मार्क्स होते हैं ना अकाउंट्स के, उसमें 12.5% का जो वेटेज है वो इंडिविजुअल चैप्टर का है परसेंटेज की टर्म में। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी तो सर ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये हो सकती है कि 6 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ये होगा 6 मार्क्स, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दे, है ना, या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दे, सॉरी, तो 3 मार्क्स की ये हो जाएंगे, और 1 मार्क का एक कोई एमसीक्यू डाल दे। अच्छा बेटा, जो 12th क्लास है इसमें इसी साल से ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जिसमें केस बेस्ड स्टडी होती है। केस बेस्ड स्टडी मतलब आपको एक बहुत लंबी चौड़ी सी केस बना करके दे दिया, एबीसी 3 पार्टनर्स है मतलब यहाँ एबीसी लिमिटेड एक जो है वो एबीसी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये पैसा मिलता है, ये एक्सपेंस करती है, तो आप बताओ। ऐसे पूरा एक केस बनाएंगे, है ना, 5 to 7 लाइंस का केस बनाएंगे, फिर उसके बेसिस पे एमसीक्यूज पूछते हैं। तो वो भी हम जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये आपकी न्यू बुक में आ जाए, क्योंकि रिसेंटली अभी अपडेट किया है जो सीबीएसई उसने अपनी वेबसाइट पे, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो एक बार का वेटेज आप अपने पास एसेस ले लें, तो मैं इसका एक इंट्रो वीडियो जो है, इंट्रो जो है वो हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का। ओके, ले लिया होगा एसेस। चलिए देखिए, अब बेटा सुनना, ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेटा जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कभी भी बिजनेस नहीं करती। इनका मेन मोटो क्या होता है? इनका मेन मोटो होता है जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर करना, मतलब जनता की भलाई करना इसका मेन उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास में से काफी सारे एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनजीओ होती है, आपने सुना होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मोटो पैसा कमाना नहीं होता है, लोगों की भलाई करती है। औरतों के लिए भी बना होता है और बच्चों के लिए भी बना होता है, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। ऐसे स्पोर्ट्स क्लब्स भी बने होते हैं। तो एनजीओज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बट मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल दूं, तो बेटा गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लब्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे योगा वोगा के लिए क्लब्स बने होते हैं, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा मेंबरशिप देना है और वहाँ पे आप अपना मेंबर बन करके वहाँ का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के अंदर आते हैं। वो सब, वो वैसी की वैसी सारी एंटिटीज जो है वो क्या करती है, इसी बेसिस पे अपने अकाउंट्स को रखती है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं इनके फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जिसे बोल सकते हैं। आपको 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाए गए थे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सोल प्रोप्राइटर तो एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, अब 12th लेवल पे जो हमें पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा एनपीओ, यानी जैसे मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या पढ़ाएंगे बेटा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाएंगे कि कैसे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, आपका स्कूल जो है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है, बिकॉज आपका जो स्कूल है वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्योंकि आपके स्कूल को जो है वो एक संस्था है, वो लाइक उनको बनाया गया है, कुछ लोग मिले हैं आपस में जिनका मेन पर्पस ये था कि उन्हें एजुकेशन जो है वो फैलाना है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए आपका जो है वो स्कूल सेटअप किया गया है। बट आप कहोगे कि सर हमारे स्कूल वाले तो हमसे काफी सारा फीस लेते हैं, वो तो बहुत सारे अमीर हैं, वो तो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं हर साल। तो बेटा जो उनकी अकाउंटिंग है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही की जाती है ना। हाँ, माना उन्होंने प्रॉफिट मोटिव के लिए कमाया है, बट आपको एक चीज सुनकर के बड़ा ताजुब लगेगा अगर आप पहले नहीं जानते हो तो, ये जितनी भी स्कूल्स चल रही है ना बेटा, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पूछा है? नहीं, ठीक है। तो ये जितनी भी स्कूल्स हैं आपकी वो सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जो अकाउंटिंग होगी, जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, इसी के बेसिस पे होती है। आप आज के बाद कभी भी इन स्कूल्स के अकाउंट देखोगे ना तो आप घबराओगे नहीं, आप उन्हें पढ़ पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। ये चैप्टर हमें इतनी ताकत दे देता है। अच्छा, और बात करते हैं सर इसके और एग्जांपल्स। सर टेम्पल्स, टेम्पल देखते हैं आपके जो बड़े बड़े आप जाते हो कहीं घूमने,
जैसे आप साईं शिरडी गए, साईं बाबा का मंदिर देखा आपने, वैष्णो देवी गए, है ना, माता जी का मंदिर देखा, वहां पे बहुत सारा चढ़ावा आता है बेटा। उस चढ़ावे की भी अकाउंटिंग होती है, मतलब वहां पे भी ऑब्वियसली बात है, जो भी डोनेशन आएगा उसमें से जो भी पैसा खर्च होगा उसका पूरा हिसाब किताब होगा, वो भी इसी चैप्टर के बेसिस पे जो मैं आपको सिखाऊंगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसी के बिहाफ पे होगा। ठीक है, जब तक आप किसी चैप्टर को अपने डेली लाइफ से, अपने आसपास की चीजों से नहीं जोड़ोगे ना, तब तक आप उसे समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसी टर्म्स है जो शायद आपने सुनी होगी और शायद नहीं भी सुनी होगी, है ना। तो इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीजों के साथ एक बार कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि बेटा आप स्कूल्स जानते हैं, आप जितने कॉलेजेस हैं उनका नाम सुना है, देखा है, आप खुद पढ़ रहे हो स्कूल में, टेम्पल्स आपने देखे हैं, है ना, क्लब्स देखे, जैसे रोटरी क्लब है हमारे किशनगढ़ में, तो वो जो रोटरी क्लब है वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे जितने भी जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं स्टार्ट की जाती ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया इसका मीनिंग क्या है? तो एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं, इसका मीनिंग लिख देते हैं। मीनिंग लिख रहा हूं, these organizations are set up for social welfare or to provide, चलो ठीक है, वैसे और टू प्रोवाइड की बात नहीं, सोशल वेलफेयर में सब चीजें आ गई इसमें। किसी कल्चर को बढ़ाना, किसी कल्चर को आप जो है वो मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, और कई तरीके की आप जो है वो ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हो जिससे जनता का कल्याण हो, जनता की भलाई हो, वो सब इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में आती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है सोशल वेलफेयर के लिए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज नॉट सेटअप फॉर, इट इज नॉट सेटअप फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, एक और बात जो आपको सुनने पे बड़ा अच्छा लगेगा कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी कमाई होती है, वो कमाई कोई भी जो इसके ट्रस्टी हैं वो लेके नहीं जाते, वो सारा पैसा इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट पे खर्च होता है। आपको मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप शायद इसे रिलेट कर पाएंगे। आप लोग देखते हैं हर साल आपकी स्कूल में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता है या नई बस खरीद ली जाती है। वो कैसे खरीदी जाती है बेटा? ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें हर साल जो भी इनको रिसिप्ट्स मिल रही है, उन रिसिप्ट्स को उसी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, उसी डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए खर्च करना पड़ता है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको अपना पैसा, जैसे आपके स्कूल्स वगैरह हैं, तो इनको अपना पैसा, जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइवेट लोगों ने भी मिलकर के इसे बनाया है तो हो सकता है इनके पीछे इनका प्रॉफिट मोटिव भी हो, तो उस प्रॉफिट को वो कैसे निकालेंगे बिजनेस से? तो बेटा ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज करके शो करते हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे आपने बस खरीदा तो बस का 10 लाख रुपए का लाइक अमाउंट बनता है, तो ये 10 लाख रुपए की जगह 11 दिखा करके, या उसमें ज्यादा रिपेयरिंग दिखा करके, या उसमें अलग अलग एसेसरीज दिखा करके, वो क्या करते हैं, उस पैसे को बिजनेस से, यानी उस आपकी स्कूल से निकाल लेते हैं, और वो फिर आपस में ट्रस्टी लोग बांट देते हैं, है ना। वैसे तो देखो जनरली इसका जो सेटअप है वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है कि इनका मेन पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता, ठीक है, इसको इसके डेवलपमेंट के लिए ही खर्च करना चाहिए, ठीक है। बट ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू, और दूसरा मैं आपको एक सबसे बेस्ट, अगर आपको सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। बहुत सारी स्कूल्स ऐसी होती है जिनको अपने प्रॉफिट निकालने के लिए वो अपने टीचर्स को सैलरी दिखाते हैं 35, 40, 50,000 और देते 10,000 ही। वो क्या करते हैं, 40,000 या 50,000 उस टीचर के रेस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देते हैं, और उस टीचर से कैश ले लेते हैं 40,000। वो बोलते हैं भाई आपके अकाउंट में हम 50,000 की सैलरी दिखा रहे हैं, 50,000 नहीं देंगे आपको, हम देंगे 10,000 ही, 40,000 रुपए आप बैंक से निकलवा करके हमें दे जाओ। तो अब क्या हुआ, जो स्कूल्स हैं उनकी बुक्स में तो एंट्री हो गई ना कि हमने इस टीचर को 50,000 की सैलरी दी, लेकिन एक्चुअल में सैलरी तो 10,000 ही गई। वो 40,000 जो आया, वो जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, वो उस पैसे को ले लेते हैं और वो उनका प्रॉफिट होता है। आ रही बात समझ में? तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल। आपने आसपास में आपकी समाज की वो धर्मशाला देखी होगी जहाँ पे लाइक लोग जो है वो तरह तरह के सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन इन द सेंस बहुत सारे जैसे किसी की शादी है तो वो उसे खरीद ले लेगा रेंट पे। तो ये जितने भी
धर्मशाला होती है हम लोगों के समाज की, वो भी इसी बेसिस पे रन करती है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको। इनका मेन पर्पस क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर, ना कि इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें जो चीजें सीखनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने हैं, पहले हम उन्हें बता देते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। एग्जाम्पल्स आप चलिए लिख लीजिए। हॉस्पिटल्स, मैं गवर्नमेंट वर्ड लगा देता हूँ इसके आगे। हालांकि दोनों तरीके के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्योंकि दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मेन पर्पस जो है वो सोसाइटी का वेलफेयर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक करना होता है। बट फिर भी मैं ऐसे ये लिख रहा हूँ क्योंकि मैन अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी पैसा कमाने नहीं कमाने के लिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते हैं ना। गवर्नमेंट स्कूल्स, लाइब्रेरीज, है ना, कुछ क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स टाइप, है ना, और टेम्पल्स एटसेट्रा। इनकी अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की तरह की जाती है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो मैं लिख रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिखूंगा एनपीओ, इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनके क्या क्या चीजें आती है। नंबर 1, इसमें आता है नंबर 1 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। मतलब कैश बुक आपने अगर देखा हो 11th क्लास में कैश बुक पढ़ा हो, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके डेबिट में वही रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स हम लोग नोट करते हैं, जैसे कैश बुक में किया करते थे, है ना। तो फर्स्ट यहाँ का पार्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और बेटा सेकंड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड आता है बैलेंस शीट। ये तीन चीजों को एक बार आप इतना ऐसे ले लीजिए बेटा, है ना। मुझे छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है आज के टॉपिक में। ले लिया होगा बच्चों ऐसे आपने, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हटा दें इसको। ओके, अब बेटा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी है। देखिए ब्रॉडली तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पढ़ना है। बट जैसे आपने 11th क्लास में पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का एक ऐसा चैप्टर देखा था जहां एडजस्टमेंट नहीं थे पहले, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एडजस्टमेंट्स की बात की थी, है ना। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी कुछ एडजस्टमेंट्स बनते हैं भाई। तो हमें जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ना, टॉपिक्स टू बी स्टडी, मैं आपको वो एक बार लिखवा देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से बनते हैं और क्वेश्चन किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का बनता है, ये आपको परफेक्टली बता देते हैं ना। अभी देखिए, फर्स्ट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, नेक्स्ट expenses to be debited, expenses to be debited and incomes to be credited। ठीक है, और आपको तीन चीजें तो पढ़नी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना ही है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ना है और बैलेंस शीट पढ़ना है। तो आपको एक बार ब्रॉडली पता चल गया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब एक बात को और देख लीजिए, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो देखिए जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम पेपर सेट करते हैं, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 6 मार्क का क्वेश्चन देखा गया है हमेशा। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों, बैलेंस शीट दोनों जोड़ करके पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि हमारी बुक्स में भी क्वेश्चंस वैसे ही हैं। बट 6 मार्क्स का जो टॉपिक है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से 85 to 90% आने के चांसेस है। बाकी इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने के चांसेस है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इंडिविजुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
या ये दोनों पूछ लेगा 6 मार्क्स में, एक। दूसरा, सब्सक्रिप्शन में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। पिछले पेपर्स के एनालिसिस को जब हम करते हैं, पिछले पेपर्स के एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि सब्सक्रिप्शन का टॉपिक जो है वो कई बार पूछा गया है। अच्छा, सबसे टफ जो बच्चों को लगता है वो सब्सक्रिप्शन ही लगता है, बट हम आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको समझ भी आएगा। और समटाइम्स इन दोनों में वेरिएशन चलता है, इन दोनों में, इन तीनों में वेरिएशन चलता है। ये 4 मार्क्स में से इन तीनों टॉपिक्स में से कुछ भी पूछ लेता है। ये तीन कौन से? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एक बार इतना एसेस ले ले बच्चों, ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और आपको ये भी नॉलेज हो गया कि किस चैप्टर में से, मतलब किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब आपके मन में आएगा सर जब पढ़ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर 6 मार्क्स का है तो आप ये सारी चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? हर एक टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कवर होगा, हर एक टॉपिक, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं और वो एडजस्टमेंट ट्रीट किए जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार हटा दे इसे। ओके, मैं आज आपको एक लास्ट चीज और बताऊंगा, है ना? और मेन टॉपिक जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी अभी बुक नहीं है ना? तो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही इंटरेक्ट होने में मजा आएगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको छोटी सी चीज और बता दूं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनके इनकम के मेन सोर्सेस क्या है? इनकम नहीं बोलते, इनकी जो रिसिप्ट्स होती है, इनके मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं, है ना? तो मैं लिख रहा हूं मेन सोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनपीओ, मतलब इनके पास पैसा कहां से आता है, काम करने के लिए पैसा कहां से आता है। तो सबसे पहली चीज, जो भी लोग मिलकर के इसे बनाते हैं बेटा, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मेंबरशिप का एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस देते हैं। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सब्सक्रिप्शन देते हैं, पहले इसको और इजी शब्दों में जो आप जानते हो, डोनेशन। पहले लोग डोनेट करते हैं, कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, डोनेट करके उस पैसे से अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जितने भी ट्रस्टी लोग होते हैं, वो अपने उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप रखते हैं, मतलब जो भी उसका पार्ट बनना चाहता है उसे हर महीने कुछ 200 या 500 या 1000 रुपए का अमाउंट पे करना हो। सब्सक्रिप्शन लाइक आपकी मंथली फीस, जैसे जैसे आपकी स्कूल की मंथली फी होती है, वैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन होता है। ये मेंबर की फीस होती है। किसकी फीस होती है? मेंबरशिप फीस। आपने लिया होगा ना कभी, अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया होगा वेब सीरीज देखने के लिए, आप उसके मेंबर बन गए। अब आप उसके कंटेंट को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही जब आप इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो आप इसके बेनिफिट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस और डोनेशन फीस। एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस। जैसे आप स्कूल में, कोई नई स्कूल में जाते हैं तो आपसे एंट्रेंस या एडमिशन फीस दी जाती है ना, वैसे ही इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा आएगा उससे एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस दी जाती है। ठीक है, एक चीज होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। कोई मेंबर अगर लाइफ में एक ही बार फीस देना चाहता है तो एक मुश्त पैसे भी दे सकता है। ठीक है, और लास्ट पार्ट इसका जो होता है वो क्या कहते हैं अपन इसमें, लगभग यही टाइप के चीजें होती है इसमें, तो है ना? लाइफ मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस और ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं जो होती है। एक गवर्नमेंट ग्रांट होता है, गवर्नमेंट भी जब इनको डोनेशन वगैरह देते हैं तो उसे गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ले लीजिए। बस यही है आज का टॉपिक बेटा।